और बड़ी खबर, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र सरकार से सवाल कर रहे। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। कोरोना पर चेतावनी ममता सरकार की तरफ से। बाहर से आने पर टेस्ट जरूरी बोला गया है, यानी बंगाल आने पर अगर कोई बंगाल आता है तो टेस्ट कराना जरूरी है। मंत्री का भी RT-PCR टेस्ट होगा, यानी अगर बंगाल में कोई आना चाह रहा है तो ममता बनर्जी की तरफ से चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि कोई भी जो भी बंगाल में प्रवेश कर रहा है वो RT-PCR टेस्ट कराकर ही आए। तो बाहर से आने पर टेस्ट जरूरी, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। बंगाल आने पर टेस्ट अब जरूरी हो गया है। अगर कोई मंत्री भी बंगाल पहुंचता है तो उसे भी RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, उसकी रिपोर्ट लेकर ही आना होगा। आशिका हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और आशिका, ममता बनर्जी तो साफ साफ ये कह रही है कि बाहर से अगर अब कोई भी आता है, मंत्री ही क्यों ना हो, RT-PCR जरूरी है। कल ही ये नियम राज्य सरकार की तरफ से बनाया गया था नए रिस्ट्रिक्शंस के तहत कि जो भी चाहे बस से, ट्रेन से या प्लेन से बाहर से आए उसको RT-PCR की 72 घंटे के भीतर की रिपोर्ट लेकर आनी होगी। रिपोर्ट की जांच की जाएगी। और इसी क्रम में आज उन्होंने कहा कि मंत्री केंद्र सरकार के कई बंगाल के गांव में आकर के घूम रहे हैं और जो प्राइवेट प्लेन से आए, चाहे मंत्री आए, जो भी आए, उनको RT-PCR की रिपोर्ट लेकर आना होगा। और अगर नहीं लेकर आते हैं रिपोर्ट तो उनको यहाँ पर उनका टेस्ट किया जाएगा और अगर पॉजिटिव आते हैं तो अपने खर्च पर उन्हें यहाँ पर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो फिलहाल ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि कोई मंत्री भी अगर पहुंचता है या जो भी बंगाल से कोई अगर बंगाल में दाखिल होना चाहेगा तो RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी है। तो कोरोना पर चेतावनी ममता बनर्जी की तरफ से। और ये कहा गया कि साफ साफ तौर पर कोई भी शख्स बाहरी अगर आता है, बंगाल में दाखिल होता है तो टेस्ट जरूरी है। यानी आशिका, कुल मिलाकर कोई जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं, और सीधे सीधे क्या इसको केंद्र सरकार की तरफ निशाना साधते हुए बताएं, क्योंकि लगातार केंद्र की तरफ से नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर नजर रख रहे हैं। अब वो भी अगर जाएंगे तो उनको भी RT-PCR टेस्ट कराकर पहुंचना होगा वहां पर। बिल्कुल, न सिर्फ मंत्री बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई टीम भी आती है तो ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है चाहे जो आए वो उसको RT-PCR की रिपोर्ट लेकर आना पड़ेगा। इसके पहले चुनाव के दौरान ये लगातार आरोप ममता बनर्जी लगाती रही हैं कि बीजेपी के नेता, केंद्रीय सुरक्षा बल जो बाहर से आए हैं वो यहाँ पर कोविड फैला रहे हैं। तो इसी क्रम में अब उनका कहना है कि मंत्री जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर ही आना होगा। ठीक है आशिका, नजर बनाए रखिए। कोई बड़ी खबर आ रही है बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर से। पश्चिम मेदिनीपुर के पचखुरी में बीजेपी नेता वी मुरलीधरन की गाड़ी पर हमला हुआ। वी मुरलीधरन वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, लेकिन तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। तो बड़ी खबर जो आ रही है कि पचखुरी में दरअसल बीजेपी नेता पहुंचते हैं वी मुरलीधरन, उनकी गाड़ी, उनके काफिले पर हमला हुआ। वी मुरलीधरन वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे जिनकी हत्या हुई है, जिनको परेशान किया जा रहा है, उनसे सीधे मिलकर उनकी दुख तकलीफ को जानने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन तभी बताया जा रहा है कि रास्ते में कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया है। बीजेपी ने यह आरोप सीधे सीधे टीएमसी पर लगाया है और कहा है कि टीएमसी के ही कुछ गुंडे वहां पर पहुंचते हैं और उनके काफिले पर हमला करते हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि नेता मुरलीधरन सुरक्षित है, लेकिन कई बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो घायल हुए हैं। बंगाल में जारी हिंसा के बाद राज्य सरकार के रुख पर गृह मंत्रालय सख्त नाराजगी जताती दिखी। केंद्रीय गृह सचिव ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और हिंसा की घटनाओं को तुरंत रोकने को कहा। इस चिट्ठी में इस बात पर नाराजगी भी जताई गई कि मंत्रालय की तरफ से चिंता जताने के बाद भी राज्य में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और जो रिपोर्ट मांगी गई वो भी अब तक नहीं भेजी गई। इसलिए बंगाल सरकार तुरंत हिंसा पर रिपोर्ट सौंपे। केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार के अब तक जवाब न देने को बेहद गंभीर माना है। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र सरकार से सवाल कर रहा है। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र से सवाल किया तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में कल 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई थी। वहीं केंद्र का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह भी हो सकता है कि केंद्र ने ऑक्सीजन दे दिया हो और राज्य सरकार ने उससे अस्पताल तक ना पहुंचाया हो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र को दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन तो देनी ही होगी।
इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर हम दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देते हैं तो दूसरे राज्यों से लेना होगा, और अगर उस राज्य में ऑक्सीजन की कमी हुई तो और उस कमी से किसी की मौत हुई तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर होगा। केंद्र ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के मिसमैनेजमेंट का कोई और नुकसान उठाएगा। एहतशाम खान हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, किस तरीके की दलीलें आज कोर्ट में रखी गई और केंद्र ने तो यह कहा कि दिल्ली सरकार के मिसमैनेजमेंट का कोई नुकसान उठाएगा। दूसरा, देखिए, आज भी ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में। हालांकि इस पर अब आज की जो सुनवाई थी वो पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़ी देर में इस पर फैसला दिया जाएगा और कोर्ट बताएगा कि आगे किस तरह से दिल्ली और केंद्र सरकार को काम करना है। लेकिन फिलहाल आज जो सुनवाई हुई उसमें यही नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार लगातार अपनी बात पर अड़ी हुई है कि जितनी जरूरत है ऑक्सीजन की वो सप्लाई दी जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं फेल हो रही है लोगों तक, अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कुछ चीजें उनके बस में भी नहीं है, जैसे टैंकर्स हैं और जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो भी केंद्र सरकार के अधीन ही आते हैं और दिल्ली सरकार अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कुछ राज्यों को ज्यादा ऑक्सीजन दे रही है और दिल्ली को कम ऑक्सीजन दे रही है। तो इन सभी चीजों को, तथ्यों को दोनों पक्षों ने कोर्ट के सामने रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज देर शाम तक इस पे जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो आ जाएगा। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। वहीं देखिए, ऑक्सीजन के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर का भी मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार के पास क्या तैयारी है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि शहरों के साथ गांवों की भी हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में अगर देश में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन गए तो सरकार उससे कैसे निपटेगी। इस पर केंद्र का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही बताए कि केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र को निर्देश दे सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि दूसरी लहर में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और नर्स तब तक थक चुके होंगे, इसलिए तीसरी लहर से पहले ही नए ग्रेजुएट डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करनी चाहिए। एहतशाम, यहां पर एक बड़ा सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया केंद्र के सामने कि आखिरकार इन हालातों से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन आगे जो भयावह स्थिति आने की संभावना दिख रही है तीसरी लहर के तौर पर, उससे कैसे निपटा जाएगा। इसके लिए और क्या निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए सरकार को। आज जो कोर्ट का रुख था, जो अप्रोच था, वो यही था कि केंद्र सरकार से वो जानना चाह रहे थे कि आपकी तैयारी क्या है आने वाले दिनों में अगर तीसरा वेव आता है, जिस तरह के साइंटिस्ट, खुद सरकार के जो अपने साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, खासतौर पर मैन पावर को लेकर या पॉलिसी के लेवल पे कि अगर बच्चों के साथ होता है, बच्चे इन्फेक्ट हो जाते हैं ज्यादा तादाद में, तो उनका कैसे मैनेजमेंट होगा, उनके माँ बाप क्या अस्पताल में रहेंगे बच्चों के साथ या सरकार उसको कैसे मैनेज करेगी। इन सभी चीजों पे कोर्ट ने सवाल पूछा है सरकार से। हालांकि सरकार के पास आज इन पर कोई बहुत ज्यादा तर्क नहीं थे, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 तारीख को जब इस पर विस्तृत सुनवाई होगी तो उसमें केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक एक्शन प्लान जरूर कोर्ट को बतलाएगा कि क्या क्या तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं। ठीक है, एहतशाम, आप नजर बनाए रखिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बंदोबस्त को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने अलग अलग राज्यों और जिलों में कोरोना के ताजा हालात की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि देश के 12 राज्य देखिए ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पीएम को बैठक के दौरान दूसरे जो राज्य है, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों में किस तरीके के सुधार वहां पर किए जा रहे हैं, ये जानकारी दी गई। पीएम ने निर्देश दिया कि राज्यों को इस बारे में सभी जरूरी सहायता दी जाए। पीएम ने दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा की। पीएम ने टीकाकरण की भी समीक्षा की और टीके के उत्पादन में तेजी के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विचार किया। उन्होंने बताया कि अगले कुछ महीने में उत्पादन काफी बढ़ने लगेगा। पीएम ने कहा कि राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन और बाकी पाबंदियों के बावजूद टीकाकरण की रफ्तार में कमी नहीं आनी चाहिए। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, कई समीक्षा बैठक इस बीच हो रहे हैं, लेकिन किस तरीके के कदम अब सरकार आगे बढ़ाएगी, आज की बैठक में क्या तय हुआ?
देखिए, आज की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण थी। इसलिए भी इसका अंदाजा लग सकता है क्योंकि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे। तो इस बैठक में कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जो 3-4 कोरोना को लेकर के जो अहम बिंदु है उन सब पर चर्चा हुई। वैक्सीनेशन का काम देश भर में कैसे चल रहा है उसको लेकर के चर्चा हुई। वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ राज्यों की ये भी शिकायत आ रही है कि उन्हें जितना कोटा चाहिए उतना कोटा नहीं मिल पा रहा है। तो वैक्सीनेशन की ड्राइव में अगर तेजी लाई जाए तो उसके लिए वैक्सीनेशन ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए कैसे प्रोडक्शन में तेजी लाई जाए, इस बैठक में इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा पीएम को ये बताया गया कि देश के 12 इस समय राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेज हैं। तो पीएम की तरफ से कहा गया कि उन जिलों को पूरा तरीके से सूचीबद्ध किया जाए जहां पर 10% से ज्यादा पॉजिटिव केसेज हैं, या फिर जहां पर आईसीयू और ऑक्सीजन बेड के 60% बेड, टोटल बेड में से अगर 60% से ज्यादा भरे हुए हैं तो उन सबको एक अलग किया जाए, ताकि वहां के बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे में कुछ और सुधार किया जा सके। इसके अलावा रेमडेसिविर समेत जो बाकी दवाएं कोरोना के इलाज में डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन दवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं और कितना उत्पादन कितने समय में बढ़ जाएगा, इन सब चीजों पर चर्चा हुई। विक्रांत, यहाँ पर क्या कोई डेडलाइन तय की गई है कि इतने दिन में कम से कम वैक्सीन की उपलब्धता अलग अलग अस्पतालों में हो जाए, कुछ तय किया गया हो समय सीमा, या फिर इस चीज पर कोई दिशा निर्देश दिया गया हो कि ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में सब जगह खत्म हो जाने चाहिए? कुछ इस तरीके की ठोस रणनीति बनाई गई? देखिए, ऑक्सीजन को लेकर के सरकार का साफ कहना है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त इस समय है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है ऑपरेशन उस ऑक्सीजन के लॉजिस्टिक की, यानी उसके ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की। और जिस तेजी से पहली कोरोना वेव और दूसरी कोरोना वेव में सबसे बड़ा फर्क यही आया कि सेकेंड वेव में ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और इस तरीके के पहले से संकेत नहीं थे। तो अचानक से जिस तरह से स्थिति खराब हुई उसको देखते हुए आनन फानन में कई तरह के इमरजेंसी कदम उठाए गए। अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आ रही है। दिल्ली को जैसे अगर हम देखें तो 200 मीट्रिक टन के करीब मिल रहा था, अब जाकर के वो कल उसे 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला। तो एक तरह से इस राज्यों की स्थिति भी कुछ सुधर रही है और बाकी जगह भी स्थिति कंट्रोल में आ रही है। तो सरकार को ये लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति में काफी सुधार होगा। बिल्कुल विक्रांत, नजर बनाए रखिए। भाई देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए अब दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, जिनमें 8 केंद्र सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं और बाकी 36 प्लांट दिल्ली सरकार लगवा रही है। खबर है कि 36 में 21 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली सरकार फ्रांस से मंगवा रही है। ऐसा ही एक प्लांट मंगोलपुरी के संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगाया गया और इस प्लांट की मदद से एक दिन में 80 बड़े सिलेंडर को भरा जा सकता है। फिलहाल प्लांट में बनने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ऐसे ही प्लांट अब दूसरे अस्पतालों में भी लगाने की तैयारी कर रही है। दावा है कि अगले 1 महीने के अंदर सभी प्लांट लगकर तैयार हो जाएंगे। जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन प्लांट फ्रांस से मंगवाया गया और इस वक्त इसके बारे में जो इंजीनियर साहब ने बताया वो ये कि जो बाहरी हवा को वो यहाँ पर सक करता है, ये खींच रहा है। उसके बाद इस मशीन के जरिए जो दूसरी गैसेस हैं उनको अलग कर दिया जा रहा है और ऑक्सीजन को इसमें एक तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्योरिटी भी चेक की जाती है और ये देखिए कि 93 और 95% के आसपास यहाँ पर इसकी प्योरिटी जो है वो नज़र आती है। ये जो टैंक आपको सामने नज़र आ रहा है, इस टैंक में ऑक्सीजन जमा हो जाती है और फिर इसी के ज़रिए देखिए आप जो पाइप लगे हुए हैं, इन्हीं पाइप के ज़रिए ये जो छोटे बड़े जितने भी सिलेंडर्स हैं उनको रिफ़िल करने का काम किया जाता है। तो फिलहाल इसी तरीके से दिल्ली सरकार अलग अलग अस्पतालों में प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। अभी फ़िलहाल इस अस्पताल में लगा है, केंद्र सरकार ने भी अपने कुछ अस्पतालों में प्लांट लगा दिए हैं। तो इसी तरीके से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली में कुल 44 प्लांट लगाने जा रही है, जो कि जल्द तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद ये माना जा रहा है इस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जो लोग घूम रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो परेशानियाँ जो है वो खत्म हो जाएंगी। कैमरामैन राजेश के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 8 इंडिया, दिल्ली। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जो दिल्ली की सिचुएशन है और जिस तरीके से सरकारें अपनी तरफ से कोशिश करें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, 1 महीने का वक्त बताया जा रहा है कि ये प्लांट जो है वो लगकर तैयार हो जाएंगे। तब तक की स्थिति आप कैसे देखते हैं? और ये 1 महीने का जो वक्त है, क्या दिल्ली की स्थिति ज्यादा बिगड़ सकती है या और भी प्रबंध सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन सारे अस्पतालों में पहुंच जाए?
देखिए, ऑक्सीजन की कमी किसी भी तरीके से न हो, इसके लिए हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट जो लगाने का जो ये सिलसिला है, ये एक उन अहम कदमों में से एक है। इसके अलावा सीधा ऑक्सीजन प्लांट में, देश में जो ऑक्सीजन प्लांट, बड़े ऑक्सीजन प्लांट जो मौजूद है, वहां से जो बिना किसी ब्लॉकेज के वहां से ऑक्सीजन आए और सीधा अस्पतालों तक पहुंचे, ये व्यवस्था पहले ही लागू है। जो टैंकर आ रहे हैं उनकी बाकायदा कलर कोडिंग की गई है, वहां पर जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा जो सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी अब दिल्ली के अलग, दिल्ली और एनसीआर में उसको सरकारी एजेंसियों ने अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही ये कोशिश की जा रही है होम आइसोलेशन में जो पेशेंट हों उनको सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उनको सिलेंडर सप्लाई किया जाए बाकायदा इशू और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस से। तो ये तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले एक दिन 300, किसी दिन 350, किसी दिन 400, किसी दिन 450, इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसकी वजह से अस्पतालों में कमी हो रही थी। अस्पताल मैसेज पे मैसेज डाल रहे थे, फिर मीडिया में आ रहा था इस अस्पताल में घंटे भर की ऑक्सीजन बची है, उधर आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सीजन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। डेली 700 टन ऑक्सीजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर और इसके लिए दिल्ली के लोग हमेशा के लिए सभी के ऋणी रहेंगे। हम सब लोग शुक्रगुजार रहेंगे। इस दौरान जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो कई अस्पतालों ने अपने बेड कम कर दिए। एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें 300 बेड हैं, उसने 100 बेड कम कर दिए। ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी चल रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, हमारा प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन के बेड्स की, आईसीयू के बेड्स की संख्या को और बढ़ाएं। लेकिन अगर ऐसे समय में बड़े बड़े अस्पताल अपने बेड कम कर देंगे तो फिर तो लोगों के अंदर त्राही त्राही मच जाएगी। इस तरह से कई अस्पतालों को, हमें सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड, एलएनजेपी में बेड कम करने पड़े, जीटीबी में बेड कम करने पड़े, राजीव गांधी में बेड कम करने पड़े ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब एक तो मेरी सभी अस्पतालों से निवेदन है कि वो अपने बेड वापस जितने पहले थे उतने बढ़ा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब रोज़ 700 टन ऑक्सीजन आया करेगी, तो जिसके बेड थे हॉस्पिटल्स के, वो सब बेड्स अपने उतने ही बढ़ा लें। दूसरी बात, कई अस्पताल वालों से मेरी मुलाकात हुई इन दिनों में। सभी अस्पताल, दिल्ली के सभी लोग इस वक्त एकजुट होकर, एक परिवार की तरह मिलके इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। कई अस्पताल वालों ने मुझे कहा कि अगर आप हमें उचित समुचित अगर ऑक्सीजन दिलवा दें तो हम और बेड बढ़ा लेंगे। कोई कहता है मैं 100 बेड और बढ़ा दूंगा लोगों को बचाने के लिए, मैं 150 बेड और बढ़ा दूंगा। कोई कह रहा है मैं 50 बेड और बढ़ा लूँगा। इस तरह से कम 1000, 1500, 2000 बेड हम अपने मौजूदा अस्पतालों में और बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से भी और बढ़ा सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो सभी अस्पताल अब जब 700 टन ऑक्सीजन डेली आया करेगी तो वो न केवल अपने जितने बेड हैं उनको चालू करेंगे, लेकिन जो बेड और जितने बढ़ा सकते हैं, उनकी जितनी भी क्षमता है और बढ़ा सकते हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को एडमिशन दिया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। अगले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत बड़े स्केल पे प्लान किया हुआ है। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आ जाती है दिल्ली के अंदर, हम इतने सारे ऑक्सीजन के बेड्स क्रिएट कर देंगे, ढेरों बेड्स क्रिएट करने का हमने प्लान बनाया हुआ है। हम इतने ऑक्सीजन के बेड्स, अभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम राधा स्वामी सत्संग में हम 5000 बेड क्रिएट कर सकते हैं। बुराड़ी में 2 जगह हम लोगों ने 2500 बेड तैयार किए हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। 9-9,500 बेड हम तुरंत तैयार कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन समुचित मिल जाए हम लोगों को। तो अगर ऑक्सीजन समुचित मिल गई, हम ये सारे बेड ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर देंगे। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आने लग गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं होने देंगे। दिल्ली में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। ऑक्सीजन का बेड हम कम से कम हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करा पाएंगे अगर हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाए तो हर व्यक्ति को ऑक्सीजन का बेड मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। दूसरी बात, अंत पंत में तो अपने को वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। इसका समाधान तो वैक्सीनेशन है। और वैक्सीनेशन अभी 18 से 45 साल की उम्र के युवाओं के लिए जब से हमने वैक्सीनेशन खोला है तो बड़ा उत्साह है युवाओं के अंदर वैक्सीन लगवाने का। पिछले 3-4 दिन में मैं, मनीष जी, सतेंद्र जैन जी, हम सब लोग कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा करके आए हैं, युवाओं से मिल के आए हैं। इतना उत्साह है युवाओं के अंदर। और दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं आपकी सरकार ने की है आपके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स में, उसको लेके लोग बहुत खुश हैं। इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, इतने मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, युवाओं के, कि जी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैं गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे वैक्सीन लगवा के। मेरी सभी युवाओं से अनुरोध है, युवाओं से क्या, अब तो 18 साल से ऊपर जो भी है, केवल 45 साल तक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर आप 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और जाके वैक्सीन लगवाइए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, सब लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कीजिए। अभी तक हम लोग दिल्ली में 35,74,000 लोगों को टोटल 35,74,000 डोज दे चुके हैं। इनमें पहली डोज 28 लाख लोगों ने केवल 1 डोज ली है और 7,76,000 लोगों ने दोनों डोज ली है। और पिछले 3 दिन से 18 से 45 साल की उम्र के लिए, युवाओं के लिए ये खुला है। 3 दिन में दिल्ली में 1,30,000 के करीब युवाओं को वैक्सीन लगी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी लगेगी। अभी हमारी जितने पिछले 3 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से लागू कर दी गई हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत सलीके से, ठीक तरीके से अब चल रहा है, बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है। एक ही कमी है, आज हम चाहें तो इस वैक्सीन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, वैक्सीनेशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी वैक्सीन की कमी, सप्लाई की कमी हो रही है। अगर हमें समुचित सप्लाई मिल जाए तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 3 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सीन कर देंगे, तो अभी सप्लाई का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर सप्लाई हमारे पास सफिशेंट आ जाएगी, जितनी जल्दी सप्लाईज आ जाएंगी, हम इसको बहुत सारे सेंटर खोल देंगे। सेंटर खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सभी सरकारें काम कर रही है। ये एक इतनी बड़ी महामारी है जिसको कोई भी अकेले इस पे पार नहीं पा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम इसी तरह से सब लोग मिलके काम करेंगे, सारी सरकारें मिलके काम करेंगी। कोर्ट्स का हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है, सभी कोर्ट्स भी मदद कर रहे हैं, सारी संस्थाएं भी मदद कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाले की कृपा से हम जरूर इससे मुक्ति पाएंगे। नमस्कार। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे और उन्होंने सबसे पहले आभार जताया क्योंकि
730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली को मिली है और उन्होंने इसकी उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भी कम से कम 700 टन मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली को मिलती रहे। उसके बाद उनका काम होगा बेड का प्रबंध करना। उन्होंने आगे की रणनीति भी तैयार की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 9000 बेड वो तैयार कर देंगे अगर इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रही केंद्र की तरफ से। साथ ही साथ उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसे और आगे बढ़ाना है। अभी तक 1 लाख के करीब वैक्सीन युवाओं को जो 1 मई से शुरू की गई थी, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं, उसके तहत 1 लाख के करीब वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोग शामिल हो चुके हैं। अपील उन्होंने लोगों से की कि आगे बढ़ें और इसका हिस्सा बने। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। अमित, जरा मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा कहा कि 700 से ऊपर मैट्रिक टन ऑक्सीजन उनको डेली चाहिए, लेकिन एक राज्य सरकार की अपनी भूमिका क्या होती है? आज जो आप प्लांट लगा रहे हैं जो 1 महीने के बाद तैयार होगा, क्या ये प्रबंध पहले राज्य सरकार अपने स्तर पर नहीं कर सकती थी? देखिए, एक व्यापक योजना यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उसका जिक्र कर रहे थे और जहां तक ऑक्सीजन प्लांट पहले से शुरू करने का सवाल है तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसा करना चाहिए था और ऐसा नहीं करने की वजह से दिल्ली को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला। और न केवल दिल्ली को बल्कि पूरे भारत में ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में न लगने की वजह से लोगों को बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो अब वे फॉरवर्ड या भविष्य की योजना क्या है, इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने पूरा पूरा एक खाका दिल्ली वालों के सामने यहां पर पेश किया कि पहली जो सबसे बड़ी बाधा थी 700 मीट्रिक टन रोजाना ऑक्सीजन के सप्लाई की, पहली बाधा दिल्ली पार कर चुकी है और अब जो अगली बाधा है कि बेड्स क्रिएट करने की और कंटिन्यूअस सप्लाई की, उस दिशा में काम करना है। वहीं दूसरी ओर एक मजबूत वैक्सीनेशन ड्राइव से कोरोना के ऊपर दोहरा प्रहार करना है। तो एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा, अब वो उसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन अब जब ऑक्सीजन सप्लाई की दिशा में दिल्ली बहुत आगे बढ़ चुकी है तो अब आने वाले दिनों में क्या सरकार की योजना होगी, कैसे लोगों को राहत मिलेगी, इसका खाका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। ठीक है, चले रहिए आप जरा साथ। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेड की किल्लत जल्द ही खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 3 जगहों पर 1200 आईसीयू बेड बनाने का काम शुरू किया है। जेटीबी अस्पताल के पास रामलीला ग्राउंड में 500 आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं और इसी तरह एलएनजेपी अस्पताल के सामने रामलीला मैदान में 500 और राधा स्वामी सत्संग व्यास में 200 आईसीयू बेड तैयार हो रहे हैं। राज्य सरकार की माने तो ये 1200 आईसीयू बेड 10 मई तक बनकर तैयार हो जाएंगे। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या के बाद अब अस्पतालों में बेड नहीं बचे हैं। यही वजह है कि सरकारों को अब अलग अलग जगहों पर बेड तैयार करने पड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने अब अलग अलग खाली मैदानों में करीबन 1200 आईसीयू बेड तैयार करने की बात कही है। इस वक्त जीटीबी अस्पताल के ठीक सामने रामलीला ग्राउंड जो है वहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली सरकार ने एक पूरा एक सिस्टम तैयार किया है। यहां पर करीबन 500 आईसीयू बेड लगाए गए हैं और ये काम जो है वो अंतिम चरण का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 10 तारीख तक यहां पर 500 बेड लग जाएंगे, पूरी व्यवस्था हो जाएगी, जिसके बाद यहां पर कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। तैयारियां अगर आप देखें तो आधे बेड लग चुके हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि निगरानी रखी जा सके मरीजों में, और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम के तौर पर इनको लगाया गया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी कोई ना हो, क्योंकि आईसीयू बेड ये हैं, उसकी भी पूरा इंतजाम किए गए हैं। लाइट लगाई गई है, गर्मी का समय है, ऐसे में मरीजों को गर्मी ना लगे उसका भी खास ध्यान इस पूरी जगह पर रखा गया है। तो काफ़ी तेज़ी से जो है ये ग्राउंड आईसीयू बेड के लिए तैयार किया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एलएनजेपी अस्पताल के ठीक सामने जो रामलीला मैदान है वहाँ पर भी 500 आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्योंकि देखिए आप ग्राउंड पर हैं और स्थिति को बखूबी समझ रहे होंगे, जिस तरीके के निर्णय अब राज्य सरकार की तरफ से लिए गए, 10 मई तक बताया जा रहा है 1200 बेड तैयार हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने कहा कि वो अस्पताल जो अपने अस्पतालों में बेड जिन्होंने कम कर दिया है वो वापस से बेडों की संख्या बढ़ाएं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वो मान रहे हैं कि उन्हें मिलेगी। इन सारी परिस्थितियों में आपको देखकर क्या लगता है, जो सिचुएशन, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है दिल्ली में, इससे कितने दिन में निजात पा जाएंगे दिल्ली वासी? और कोई भी मरीज अस्पताल में पहुंचेगा तो उसको बेड मिल जाएगा, उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसे बाहर कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, कोई निश्चित समय सीमा है इसको तो बांध कर हम नहीं कह सकते, लेकिन
पिछले एक हफ्ते में जो संकेत कोरोना संक्रमण की दृष्टि से दिल्ली को मिल रहे हैं वो फिलहाल कुछ राहत भरे जरूर है। पॉजिटिविटी रेट घटा है, मरीजों की संख्या घटी है, अस्पताल के बेड बढ़ते जा रहे हैं और सबसे जरूरी चीज की 30 से ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेट करना शुरू हो चुके हैं और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जान का नुकसान हो रहा है आईसीयू बेड न होने की वजह से वो बनना शुरू हो गए। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले एक हफ्ते में हमें इसका असर देखने को पूरी तरीके से मिलेगा और 2 हफ्ते में यानी कि 12 से 13 मई तक हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में काफी हद तक स्थिति ठीक हो जाएगी या फिर कह रहे कोरोना के ऊपर दोहरा प्रहार होगा। बिल्कुल अमित रहिए और आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए, जहां एक तरफ सरकारें अपनी दिशा में काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द परिस्थितियां सुधर जाएं, वहीं हमें और आपको मिलकर हौसला बनाए रखना है। कोरोना के इस हाहाकार के बीच एक इसी तरह की तस्वीर सामने आई है जो दिखाती है कि लोगों में हौसला किस कदर बना हुआ है। एक ऐसा शख्स जो कोरोना को मात देता है, सबसे कमजोर इंसान इस ताकतवर कोरोना को मात दे रहा है। इसी तरह की हौसला बढ़ाती एक हकीकत सामने आई है मध्य प्रदेश के देवास से, जहां सारे हालात विपरीत होने के बावजूद एक 90 साल की दादी ने कोरोना को परास्त किया है। जी हां, देवास की शिमला कॉलोनी में रहने वाली 90 साल की प्रमिला ने कोरोना को हराया है और वो भी घर पर रहकर। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की कि दादी प्रमिला के फेफड़ों में संक्रमण 45% से भी ज्यादा हो गया था और उन्हें अस्पताल में कोई बेड तक नहीं मिल सका और इन हालात में घर पर ही दादी का इलाज हुआ। डॉक्टरों ने वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप पर सलाह दी। एक ही कमरे में रहने वाले इस परिवार ने जूझते हुए मगर हिम्मत के साथ कोरोना को हराने में कामयाबी हासिल की। घर के लोगों ने बताया कि परिवार के लोग एक ही घर में होने पर भी दादी से वीडियो कॉलिंग से बात करते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे। परिवार के कुछ लोग पुणे में रहते हैं और वो भी वीडियो कॉलिंग पर दादी से बात करते थे। परिवार ने कभी उन्हें बीमार होने का एहसास तक नहीं दिलाया। दादी ने उनके बेटे भी दादी से फोन पर ही बात किया करते थे। परिवार की बातें और हौसलों से दादी ने खुद को कभी बीमार महसूस नहीं किया और वो हंसते हंसते ठीक हो गई। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर कोरोना की लड़ाई में सेना की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा कि कोरोना को हराने के लिए सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सेना ने अपने विमानों से लेकर जहाजों तक को मोर्चे पर तैनात किया है ताकि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन, दवाइयां और जरूरी सामान वक्त से पहले पहुंचाई जा सके। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सेना ने अपने अस्पतालों को भी आम लोगों के लिए खोल दिया। कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ ने अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ और पटना में अस्पताल बनाए हैं, जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के वाराणसी में भी ऐसे अस्पताल बनाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बताया कि वायुसेना ने अलग अलग देशों के लिए 50 से ज्यादा उड़ानें भरी और वहां करीब 1142 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर भारत आए हैं। वायुसेना के विमानों ने देश में भी 344 उड़ानें भरकर ऑक्सीजन के 230 कंटेनरों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया है। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में एक बार फिर इस महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 57,640 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो कि कल के मुकाबले करीब 6,000 ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में इस महामारी की वजह से 920 लोगों की जान चली गई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 57,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुंबई में पिछले एक दिन में 3,869 नए मरीज सामने आए, जबकि 77 लोगों की जान गई। तो महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी आई है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की है। इसे लेकर न्यूज 18 की टीम ने राज्य के मंत्री असलम शेख से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि राज्य सरकार कोरोना मरीजों की हर मुमकिन मदद कर रही है। अस्पताल और ऑक्सीजन पर लगातार काम हो रहा है और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। क्या क्या महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे जिन पर कोविड के समय में बात हुई? नहीं, कोविड को लेके महाराष्ट्र सरकार बढ़िया काम कर रही है। ये तो अब कोर्ट ने भी बोलना शुरू कर दिया है, देश की बड़े बड़े कोर्टों ने बोलना शुरू किया है। आज की तारीख में अगर हम 75,000 लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो आने वाले दिनों में हम 1 लाख लोगों को कैसा खुद उनको ऑक्सीजन दे सके, उसके ऊपर कहाँ कहाँ प्लांट लगाना चाहिए उस पर चर्चा हुई है। मुंबई शहर एक जो बड़ा शहर है, इसके अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव अभी शुरू करना है तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन से बड़े बड़े क्लब्स ले सकते हैं, ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ खोल सकते हैं, और ओपन ड्राइव जैसे पार्किंग लॉट हो गया, जैसे बड़े बड़े इन ऑर्बिट मॉल हो गया या आगे बड़े बड़े जो मॉल्स होंगे
ओपन प्लॉट के अंदर किस तरीके से लोग आएँ, गाड़ी में अपना वैक्सीनेशन लें, रुकें और उसके बाद चले जाएँ, जिस तरीके से इंटरनेशनल में किया गया था, वो सारा मॉडल हम मुंबई में किस तरह से करेंगे, वो सारी बातों पर चर्चा हुई। बिल्कुल जिस तरीके से असलम से कह रहे हैं कि तमाम सारे अलग अलग ड्राइव को लेकर चर्चा हुई। कोरोना के इस हाहाकार के बीच दिल्ली के कनॉट प्लेस से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। दरअसल यहां मेडिकल शॉप पर सिर्फ एक ऑक्सीमीटर ही बचा हुआ है और इस वक्त ऑक्सीमीटर की मांग बेतहाशा बढ़ती जा रही है और इस मांग की वजह के बावजूद ऑक्सीमीटर की बिक्री भी कई गुना बढ़ चुकी है। 1200 से 1300 रुपए में बिकने वाले ऑक्सीमीटर इन दिनों 2 गुने दामों पर मिल रहे हैं। बावजूद इसके लोग उसे हासिल करने के लिए मीलों दूर का सफर तय करने से हिचक नहीं रहे। मेडिकल शॉप चलाने वाले दुकानदार की माने तो सभी कंपनियों को ऑक्सीमीटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। मांग बढ़ने से सप्लाई में बेहद कमी आई और लिहाजा कीमतें आसमान पर पहुंच गई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश में जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो मेडिकल शॉप में ऑक्सीमीटर की डिमांड बढ़ गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ जायजा लेंगे कि ऑक्सीमीटर की क्या स्थिति है, मेडिकल शॉप में कितने में बेचा जा रहा है, पहले से क्या अधिक दाम में बेचा जा रहा है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो दिन रात ऑक्सीमीटर या बाकी दवाइयाँ मेडिकल सामग्रियाँ बेचते हैं। आपका नाम? ऋषभ, ये बताइए कि ऑक्सीमीटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। आपके शॉप में रोज कितने लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीमीटर लेने आते हैं? कीमत में कितना फर्क आया है, क्योंकि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी भी हो रही है। इसके अलावा आपके पास कितना मौजूद है? सर अभी तो बहुत ऑक्सीमीटर की डिमांड है, अभी तो आ भी नहीं रहे हैं पीछे से और हर रोज कस्टमर्स आते हैं, उनको हम पूरा मतलब नहीं कर पाते। सुबह आते हैं, लिखवाते हैं हम 100 पीस, आते हैं 50 पीसेस और वो भी खत्म हो जाते हैं। अभी भी एक ही पीस बचा हुआ है। ये इतनी डिमांड है इसकी, आ ही नहीं रहा है। एक इसकी और एक ऑक्सीजन की, ये दोनों चीजें हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन क्या आप लोग ऑक्सीजन भी देते हो? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम प्रोवाइड करवा देते थे बट उसका भी अब बिल्कुल ही खत्म हो गया। शुरू में तो हमने कस्टमर्स को दिलवाया था। लेकिन इसकी कीमत में क्या फर्क आया? सर ये पहले 1000-1200 तक का बेचते थे, अब यही ऑक्सीमीटर 2200 रुपए का मिलता है और वो भी पूरे कस्टमर्स कहते हैं कि जितने का भी आप दो।